गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। लर्निंग्स चल रही हैं 5 मिनट्स की, इजी लेसन्स बिल्कुल। और आज जो लेसन हम लेकर आए हैं आपके लिए दैट इज़ रिलेटेड विद डेट या उधार। बैलेंस शीट की स्टडीज़ चल रही हैं। 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। सबसे पहला शेयर कैपिटल का था, सेकंड कैश रिजर्व का था, और थर्ड है कि उधार या डेट वाले स्टॉक से दूर रहें। बट मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि ये पता कैसे चले कि किसी कंपनी के अंदर उधार किस हद तक सही है। आमतौर पर हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई कंपनी बाई करते हैं तो कंपनी का जो बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है या उधार लिया हुआ है, उसको ज़रूर ध्यान से देखिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप बैलेंस शीट खोलते हैं तो आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी भयानक चीज़ है कि इसको समझा कैसे जाए। तो इसको बिल्कुल हम लेमैन लैंग्वेज के अंदर आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि किसी भी वेबसाइट का आप इस्तेमाल कीजिए। आप मनी कंट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप screeners.com इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी वेबसाइट इस्तेमाल कीजिए। उसकी जब आप बैलेंस शीट वाले पार्ट में जाएंगे पर्टिकुलर, तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। दैट इज़ करंट लाइबिलिटीज़ या फिर बोरोइंग। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर ये करंट लाइबिलिटीज़ के बजाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ज़्यादा देखनी चाहिए, बट फिर भी करंट लाइबिलिटीज़ है या फिर अगर आपको बोरोइंग्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, इनको ध्यान से देखिएगा। ये बेसिकली उधार है ना। अब मज़ेदार चीज़ ये है कि क्या किसी भी कंपनी में अगर एक भी रुपया उधार लिया हुआ है तो क्या उस कंपनी से हमको दूर हो जाना चाहिए? आंसर है नहीं। क्यों? कोई भी जो बड़ा बिजनेस कंपनी लगाती है तो उसमें कहीं ना कहीं से वो उधार लेती ही है पैसा। किसी आदमी के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो लगा के और उसके बाद पूरी कंपनी खड़ी कर सके। वो या तो बैंक से उधार लेगा या अपने शेयर्स बेचेगा, उससे उधार लेगा। वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कहीं से पैसा लेगा, तो वो पैसा आएगा और वही बैलेंस शीट पर उधार के तौर पे आएगा। ठीक है। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि आखिर कितना उधार जो है वो ये माना जाए कि हाँ इतना उधार चल जाएगा। तो हर किसी आदमी का अलग अलग तरीका है ये मापने का कि कितने उधार तक मैं कंपनी को स्ट्रॉन्ग कंपनी मानता हूँ। हमारा मानना यह है कि अगर किसी भी कंपनी के पास में कैश रिजर्व का मतलब है कंपनी की जेब में कितना पैसा है, रिजर्व एंड सरप्लस जिसको आप कहते हैं, ये इतना है कि कंपनी का उधार 2 बार चुकाया जा सकता है। यानी कैश रिजर्व का 50% अगर कंपनी के पास उधार है तब तो वो कंपनी बाय करने के लायक या आगे बढ़ने के लायक है। अगर कंपनी का उधार कंपनी के कैश रिजर्व के बराबर में है या उससे ज़्यादा है तो ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। दोबारा सुनिएगा, कैश रिजर्व का मतलब है किसी कंपनी के जेब में कितना पैसा है आज की डेट में, और उधार है कि मार्केट में उसका कितना उधार है। तो अगर किसी आदमी का मार्केट में 100 रुपये का उधार है तो उस आदमी की जेब में कम से कम 200 रुपये होने चाहिए। क्यों? ताकि उधार चुकाने के बाद उसकी जेब में सफिशिएंट पैसा बचे। लेकिन अगर किसी आदमी के पास 100 रुपये हैं जेब में और मार्केट में उधार भी उसका 100 रुपये है, तो अगर उधार वापस मांगने वाले आ गए और उसने अगर उधार अपना चुका दिया 100 रुपये, तो उसकी जेब में एक पैसा नहीं बचेगा और यहाँ पर हो जाएगी समस्या कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए उधार को या डेट को या लाइबिलिटीज़ को या बोरोइंग को, आप नाम चाहे जो दे दीजिए उसका, जितना कठिन नाम करना आप उतना कठिन कर दीजिए, उधार को हमेशा कैश रिजर्व जो है ना इससे कंपेयर करके देखिए। कैश रिजर्व उधार का हमेशा दुगना होना चाहिए। अब इसको सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। ज़रा एनटीपीसी की करंट लाइबिलिटीज़ को ध्यान से देखिए। कैश रिजर्व था 83 रुपये। 1000 करोड़ में छोड़ के हम लोग केवल पहले 2 टर्म लेते हैं, 83 रुपये। तब इसके पास में करंट लाइबिलिटी थी 36 रुपये। यानी ये चाहता तो अपना उधार आराम से चुका सकता था। जब लाइबिलिटीज़ 41 रुपये की थी तो कैश रिजर्व इसके पास में 90 रुपये का था। जब लाइबिलिटीज़ 87 रुपये की थी तब कैश रिजर्व 95 का था। जब 78 थी तो 101 था। जब 68 थी तो 108 था। इसका मतलब एनटीपीसी जब चाहती तब अपना उधार चुका सकती थी। यही हाल विप्रो का है। ज़रा ध्यान से देखिए विप्रो को, करंट लाइबिलिटीज़ और विप्रो का कैश रिजर्व ध्यान से देखिए। 21 की तुलना में 45, 22 की तुलना में 51, 21 पर 47, 21 पर 55, 21 पर 54। इसलिए ये कंपनीज लॉन्ग टर्म फेवरेट कंपनीज हैं। विप्रो जैसी कंपनी कैश रिच क्यों है? उसकी जेब में इतना पैसा है कि आज की डेट में अगर उधार चुकाने वाले आ जाएं, बोलेंगे हमको उधार हमारा चुका दो, तो वो तुरंत का तुरंत पैसे मुंह पे मार के उधार चुका देगा उनका। ठीक, यही चीज़ आपको screener.com पे दिखाई देगी। नाम बस बोरोइंग हो जाता है, ठीक है ना। आप यही एनटीपीसी की वेबसाइट देख रहे हैं, एनटीपीसी की बैलेंस शीट देख रहे हैं आप। ऊपर कैश रिजर्व है और नीचे इसकी बोरोइंग है। अब ध्यान से देख लीजिए आप, कैश रिजर्व हमेशा इसकी बोरोइंग के या तो आसपास रहा है या कैश रिजर्व हमेशा बोरोइंग से ज़्यादा रहा है। तो ये सिंपल सी चीज़ है बैलेंस शीट के अंदर। अगर उधार ज़्यादा है दूर रहिए, कैश रिजर्व अगर ज़्यादा है बढ़िया कंपनी है। अब इसी को कंपेयर करिए सुज़लोन के साथ में। सुज़लोन मार्च 16 में 7,000 रुपये का, 7,000 करोड़ है, हम रुपए कह रहे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा इसको, करोड़ नहीं लगा रहे हैं। 7,000 रुपये का उधार था और कंपनी के पास जेब में पैसा भी नहीं था। 8,000 का नेगेटिव कैश रिजर्व था। ये उधार अपना 2016 में ही नहीं चुका सकती थी।
2017 में भी यही हाल था। कंपनी का उधार बढ़ता गया, 7,000 रुपये से बढ़ के 13,000, देन 10,000, 10,000, देन फिर 16,000। यानी कंपनी का उधार कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही रहा है। कंपनी का उधार केवल 2 साल कम हुआ, उसके बाद फिर बढ़ा लगातार। साथ ही कंपनी के उधार से कंपनी का कैश रिजर्व कभी ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए सुज़लोन तो 2016 से पूरी तरह से अवॉइड है। जैसे ही ये चीज़ आप देखते, आपको क्लियर पता चल जाता कि सुज़लोन को बाई नहीं करना है। अब इतना जानने के बाद भी अगर कोई आदमी सुज़लोन जैसी कंपनी को बाई करता है तो उससे बड़ा मूर्ख मार्केट में और कोई नहीं है जो अपना पैसा गंवाना चाहता है। बाकी अगर किसी को ट्रेड करना है और पैसे के साथ में खिलवाड़ करना है तो आदमी जो चाहे वो कर सकता है। ठीक, सो ये था बिल्कुल छोटा सा सेशन, रिलेटेड था उधार से। एक बार दोबारा से इसको समराइज़ कर देते हैं कि जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के अंदर आप बोरोइंग देखिए और कैश रिजर्व देखिए। कंपनी की जेब में पैसा कंपनी के उधार से हमेशा दुगने से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो वो कंपनी पढ़ने लायक है आगे, अगर नहीं कंपनी को दूर से ही राम राम करिए और निकल जाइए। ओके फ्रेंड्स, सो कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसी किसी कंपनी में आप कभी फंसे जिसमें आपने पहले ये नहीं देखा कि कंपनी के अंदर उधार कितना था और बाद में कंपनी के बैलेंस शीट ख़राब हो जाए, कंपनी का बिजनेस ख़राब हो जाए, इसकी वजह से आप फंसे और बाद में आपने देखा कि अरे ये कंपनी तो बाय करने लायक ही नहीं थी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही कोई छोटा सा टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, उसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में अगर समझाना हो तो वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा हमें। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।